गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रंजीत स्टडी वर्ल्ड में। दोस्तों, आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको मैथ का पेडागोजी यानी हिंदी में गणित का शिक्षण, जो आपके परीक्षा में 15 नंबर का आता है। 15 नंबर का आता है, मैंने यहाँ पर 30 मार्क लिखा है। 15 नंबर आपका आता है गणित शिक्षण प्लस 15 नंबर आपका आता है क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल रहते हैं आपके गणित से। तो 15 नंबर का आपका गणित शिक्षण है जो पढ़ाया जा रहा है। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इससे 2 से 3 नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं रंजीत स्टडी वर्ल्ड पर, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 3 है। अगर इससे पहले लेक्चर 1 और 2 नहीं देखे होंगे तो आप लोग देख लेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ या कोई भी आप बुक पढ़ें या कोई भी पाठ पढ़ें या कोई भी लेक्चर देखें तो उसको शुरू से देखेंगे तभी समझ में आएगा। तो इसलिए इस लेक्चर को देखने से पहले आप लेक्चर नंबर 1 और 2 देख लीजिएगा, तब ज़्यादा आपको समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कक्षा 1 गणित का जादू, जो आपका NCERT का बुक चलता है कक्षा 1 में, उसका नाम है गणित का जादू। अब उसके लिए NCERT ने क्या क्या सुझाव दिए हैं उसके बारे में पढ़ना है। दोस्तों, अगर NCERT के बारे में नहीं जानते होंगे तो आप लेक्चर नंबर 1 देखिएगा, मैंने उसमें डिटेल समझाया था। NCERT क्या है? एक अपने राष्ट्र का पाठचर्या की रूपरेखा है, जिसको बोलते हैं हिंदी में राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा, इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। मैंने बताया था पहला कब आया था, दूसरा कब आया था, तीसरा कब आया था, चौथा कब आया था। पहला संस्करण इसका आया था 1975 में, दूसरा संस्करण आया था 1988 में, तीसरा संस्करण आया सन 2000 में और ये चौथा संस्करण चल रहा है NCERT 2005। सब में कुछ न कुछ सुझाव दिए गए थे। जो लेटेस्ट है 2005 का, उसमें जो सुझाव दिए गए हैं आज तक वही चल रहे हैं। 2005 में जो सुझाव दिए गए थे, राष्ट्र की एक पाठचर्या की रूपरेखा होगी, उसके अनुसार प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा दीक्षा दी जाएगी। तो उसी के बारे में पढ़ना है। उसने क्या सुझाव दिए हैं कक्षा 1 के बारे में, उसको आपको पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कक्षा 1 में गणित की समझ बालक के रोज़मर्रा से संबंधित होती है। कक्षा 1 में गणित की समझ बालक के रोज़मर्रा से संबंधित होती है। रोज़मर्रा से मतलब क्या है? दैनिक जीवन में जो उनके रोज़ के जीवन में घटित होती है, उससे गणित उनकी संबंधित होती है। आकृतियों की माप, अंदर बाहर की प्रक्रिया की समझ मूर्त वस्तुओं के आकार से बनाएंगे। आकृतियों की माप, जैसे कोई भी माप हो गया, आप चाहे गोला ले लें, त्रिभुज ले लें, आयत ले लें, तो उसकी आप समझ कैसे बनाएंगे? मूर्त वस्तुओं के साथ, जो चीज़ें दिखती है उसके अनुसार बताएंगे। अभी आगे आएगा क्या होता है क्या नहीं होता है। और इसे समझाने के लिए कहानी विधि का प्रयोग करेंगे तथा चित्र भी आकृतियों की समझ के लिए आवश्यक है। दोस्तों, आप आकृति के बारे में जानकारी दे रहे हैं तो उसका चित्र दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप चित्र नहीं दिखाएंगे तो समझ नहीं पाएगा बच्चा कि चित्र क्या है या आकृति क्या है। तो चित्र दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। आगे है NCERT 2005 के अनुसार स्वतंत्र और आलोचनात्मक तर्क चिंतन विकास दुनिया की स्थानिक और परिमाणात्मक संख्याओं संबंधों के जरिए समझना गणित कहलाता है। तो NCERT के अनुसार क्या परिभाषा दी गई गणित की, वही लिखा गया है कि NCERT के अनुसार स्वतंत्र और आलोचनात्मक तर्क चिंतन विकास दुनिया की स्थानिक और परिमाणात्मक संख्याओं संबंधों के जरिए समझना क्या कहलाता है? गणित कहलाता है। ये परिभाषा आपको याद नहीं करना है, परिभाषा पूछेगा ही नहीं। CTET में तो परिभाषा एक भी नहीं पूछेगा, तो इसको आप ये मत समझिएगा कि नहीं याद हो रहा है नहीं, या बहुत इंपॉर्टेंट है, परिभाषा नहीं आपको पूछेगा। आगे चलते हैं। जो इम्पोर्टेंट है उसको मैंने रेड कलर से लिखा हुआ है, तो आप जो रेड कलर से लिखा है उसको ध्यान से पढ़ेंगे। तो हेडिंग है, पुस्तक को निम्नलिखित विशेषताओं के लिए समझा जाता है। इसमें से एक क्वेश्चन आता है कि पुस्तक की क्या विशेषता हो सकती है। तो इसमें 8 से 9 पॉइंट है, इसको पुस्तक के बारे में आपको पढ़ना होगा। तो पहला विशेषता है, गणित संख्याओं तक सीमित नहीं है, सोचने और समझने का मुख्य तरीका है। तो गणित क्या है? केवल संख्या तक सीमित नहीं है कि बस 1 से 100 तक गिनती याद कर लिए हैं, या कोई भी आप थ्योरी याद कर लिए या कोई सूत्र याद कर लिए। गणित उतना ही तक सीमित नहीं है, बल्कि गणित से क्या होता है? आपके सोचने समझने का क्या होता है? शक्ति बढ़ता है। तो वही बोल रहा है, गणित संख्याओं तक सीमित नहीं है, बल्कि सोचने और समझने का मुख्य तरीका है। दूसरा पॉइंट है, पुस्तक बच्चों के अनुभव और ज्ञान का अभिन्न अंग है, इसलिए पूरी प्रक्रिया के साथ इसका संबंध बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, पुस्तक क्या है? ज्ञान और अनुभव का एक बहुत अभिन्न अंग है, या कहें बहुत महत्वपूर्ण अंग है, इसलिए पूरी प्रक्रिया के साथ इसका संबंध बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। आपको गणित सीखना है तो पुस्तक तो लेना ही पड़ेगा, और उसके साथ क्या आपको संबंध, मतलब आप उससे जुड़ना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा गणित की पुस्तक से।
तीसरा पॉइंट है, बच्चों के अनुभव, चर्चाएं और खोजबीन गणितीय ज्ञान के सृजन का आधार है, इसलिए तरह तरह के क्रियाकलापों को अधिक से अधिक कक्षा में दिए जाने चाहिए। बच्चों के अनुभव और चर्चा, खोजबीन, जो बच्चे के पास अनुभव है, जो अनुभव अपने घर से, परिवार से, समाज से लेकर आ रहा है, उसको भी क्या करेंगे, सृजन का आधार बनाएंगे, मतलब नई चीज़ों का आधार बनाएंगे। इसलिए तरह तरह के क्रियाकलापों को अधिक से अधिक कक्षा में दिए जाने चाहिए। क्रियाकलाप, गतिविधि, बच्चों को खेल खेल में बहुत कुछ सिखा देते हैं। तो आप जैसे आप दिखाएंगे, 4 लड़कों को खड़ा कर देंगे और एक साइड, और 4 लड़कों को दूसरी साइड खड़ा कर देंगे, पूछेंगे टोटल कितना विद्यार्थी हुए, तो बताएंगे बच्चे 8 हुए। तो ऐसे क्रियाकलाप अपने कक्षा में करवाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, गणित शिक्षण में परिभाषा सबसे अंत में दिया जाना चाहिए। मैंने अभी बताया कि आपको परिभाषा नहीं याद करना है, परिभाषा तो पूछेगा नहीं, इसलिए क्या करना है, गणित शिक्षण में परिभाषा सबसे अंत में दिया जाना चाहिए। आप लोग देखते होंगे पहले क्या होता है, गणित का प्रमेय बताया जाता है, जिसको बोलते हैं थ्योरम। पहले आपको फार्मूला की उत्पत्ति पढ़ाई जाती है, फार्मूला कैसे आया है, फिर उसका प्रयोग बताया जाता है। इसके बाद आप लोग को क्या होता है, परिभाषा एकदम अंत में दिया जाता है। तो वही बोल रहा है, गणित शिक्षण में परिभाषा सबसे अंत में दिया जाना चाहिए। परिभाषा का कोई महत्व नहीं है, लेकिन परिभाषा आपको सबसे अंत में देना है। अगला पॉइंट है, गणित शिक्षण में बच्चों का आपसी चर्चा की महत्वपूर्ण है। बच्चों का आपसी चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है। तो गणित शिक्षण में क्या होता है, बच्चे आपस में चर्चा करते हैं। जैसे आप क्लास में देखते होंगे, समूह में बच्चे क्या करते हैं, सवाल लगाते हैं, तो पूछते हैं तुम्हारा कितना आया है, तुम्हारा कितना आया है। अगर किसी का गलत होता है तो उसमें चर्चा करते हैं उसके बारे में कि कहाँ गलत हुआ है, कहाँ नहीं गलत हुआ है। तो गणित शिक्षण में आपसी चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है। जितना आप चर्चा करेंगे गणित को लेकर, उतना आपका क्या होगा, मानसिकता उतना गणित को लेकर क्या होगा, बढ़ेगा। तो गणित शिक्षण में क्या है, आपसी चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, गणित शिक्षण को खेल, कहानी या चर्चा के माध्यम से दिया जाना चाहिए। अभी मैंने बताया है कि क्या होता है, खेल खेल में बच्चे क्या होते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं। तो आपको खेल, कहानी और चर्चा के माध्यम से क्या है, गणित सिखाना है। आप क्लास में तरह तरह के क्रियाकलाप कराएंगे जिससे बच्चे सीखेंगे। जैसे क्लास में आप एक जगह 20 बच्चे खड़े कर देंगे और उसमें से फिर क्या करेंगे, आप पूछेंगे कितनी संख्या है, तो बच्चे बताएंगे 20। अब उसमें से 4 आपने बाहर निकाल दिए, तो पूछेंगे कितने हैं, तो बताएंगे 16। तो ऐसे ऐसे आप गतिविधि क्या करेंगे, करवाएंगे। और क्लास में क्या है, जब मैथ या गणित लगवाते हैं तो उसको क्या करते हैं, आपस में चर्चा करवाते हैं। चर्चा करने से क्या होता है, आपका गणितीय शक्ति क्या होता है, बढ़ता है। अगला पॉइंट है, गणित शिक्षण में उपचारात्मक तथा निदानात्मक शिक्षा आवश्यक है, जो समस्याओं को पहचान कर उनका निदान करता है। तो गणित में क्या है, उपचारात्मक और निदानात्मक, आपको कहाँ समस्या आ रही है, कहाँ नहीं आ रही है, तो उसका क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे। उसके अनुसार क्या करेंगे, आप निदान करेंगे या उपचार करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, पुस्तक के जिस पृष्ठ पर काम करना है उसके बारे में चर्चा होनी चाहिए और बच्चों के लिए विचार भी शामिल होना चाहिए। जैसे आप कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं, उस चैप्टर में क्या है, क्या दिया गया है, क्या नहीं दिया गया है, तो उसके बारे में आप बच्चों से चर्चा करेंगे कि आपको कितना समझ में आ रहा है। आप लोग जानते हैं कि क्या है, आपका पुस्तक क्या हो गया, इस समय बाल केंद्रित हो गया। यह शिक्षा भी क्या हो गया, आपका बाल केंद्रित हो गया। बालक को केंद्र मानकर आपको पढ़ाना है। बच्चे का कितना क्षमता है, कितना रुचि है, उसके अनुसार पढ़ाना है। तो वही बोल रहा है, पुस्तक के जिस पृष्ठ पर या जिस अभ्यास पर आपको काम करना है उसके बारे में चर्चा होनी चाहिए और बच्चों के विचार भी शामिल होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चों द्वारा गणित में की जाने वाली त्रुटियां को अधिगम प्रक्रिया का भाग मानना चाहिए। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछता है, अगर बच्चा गणित में त्रुटियां करता है तो उसके लिए क्या उपाय करेंगे। तो आप 4 ऑप्शन दे देगा। अब पहला ऑप्शन देगा बच्चा गणित नहीं सीख सकता है। दूसरा ऑप्शन देगा बच्चे को दंडित करेंगे, गलती कर रहा है तो। तीसरा ऑप्शन क्लास से बाहर कर देंगे। और चौथा ऑप्शन दे देगा त्रुटियां क्या है, अधिगम प्रक्रिया का भाग है। तो क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा कि त्रुटियां क्या है, अधिगम प्रक्रिया का भाग है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन करके लिखेंगे। बच्चों द्वारा गणित में की जाने वाली त्रुटियां को अधिगम प्रक्रिया का भाग मानना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, अवधारणा और विचारों को संगठित करने के लिए पूरी कक्षा को ध्यान में रखकर ब्लैक बोर्ड पर अभ्यास करवाया जाए। गणित क्या है, गणित पढ़ाना है तो आपको ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाना पड़ेगा। ये नहीं कि हम बोल रहे हैं तुम लिखो, उससे क्या होगा, कुछ नहीं समझ में आएगा। तो आप ब्लैक बोर्ड पर चित्र बनाएंगे, पूरा थ्योरम बताएंगे, प्रमेय बताएंगे, सूत्र बताएंगे, क्या होगा, बच्चा ज़्यादा सीखेगा। तो वही बोल रहा है, अवधारणा विचारों को संगठित करने के लिए पूरी कक्षा को ध्यान रखकर ब्लैक बोर्ड पर अभ्यास करवाया जाना चाहिए। तो ब्लैक बोर्ड पर आप बताएंगे।
नेक्स्ट पॉइंट है पुस्तक गणितीय कौशल और मानसिक तर्क पर आधारित है। तो पुस्तक क्या होता है, गणितीय कौशल और आपका मानसिक विकास करने के लिए ही आपका मैथ होता है। तो गणित और मानसिक तर्क पर आधारित तर्क पर आधार करने के लिए पुस्तक बनाई जाती है। तो इतने सारे पॉइंट थे आपके पुस्तक से संबंधित। पूछता है पुस्तक की निम्न में से कौन सी विशेषता होती है। तो आपके सारे पॉइंट आपको क्या समझना पड़ेगा और आपको याद करना पड़ेगा। आगे चलते हैं दोस्तों, इसको 3 से 4 बार पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अपने आप मन में कॉन्सेप्ट आपके बैठ जाएगा, याद नहीं करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है आकृति और स्थान। आकृति और स्थान के बारे में प्राथमिक कक्षाओं में कैसे बच्चों की जानकारी दी जाती है, अब उसके बारे में पढ़ना है। तो प्राथमिक कक्षा में आसपास की दुनिया जिसे हम लगातार महसूस करते हैं वह बहुत ही स्पर्श होती है। यदि हमें आकृतियाँ और स्थानिक संबंधों का ज्ञान न हो तो यह दुनिया अस्पष्ट हो जाएगी और प्राथमिक स्तर पर आकृतियों का ज्ञान समझ के रूप में जीवन अनुभव से जोड़ कर देनी चाहिए। तो बोल रहा है प्राथमिक कक्षा में क्या, आसपास की दुनिया जिसे हम लगातार महसूस करते हैं वह बहुत ही स्पर्श होती है। दोस्तों हम जहाँ से आते हैं या जिस आप कहें जिस वातावरण से आते हैं, जिस समाज से आते हैं, उसमें बहुत सी आकृतियाँ होती हैं जो आपको उसको क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस करते हैं। तो वही बोल रहा है कि वह बहुत ही स्पर्श होती हैं यदि हमें आकृतियाँ और स्थानिक संबंधों का ज्ञान न हो। अगर यही आकृति आपको जैसे आकृति न हो, जैसे आकृति की हम बात करें तो चूड़ी हो गया एक आकृति, किसका है, गोला का है। माचिस का डिब्बा किसका आकृति है, आयत का आकृति है। ये सब आकृतियाँ अगर न हो तो क्या दुनिया अस्पष्ट हो जाएगी, या कहें तो गणितीय संबंध क्या हो जाएंगे, अस्पष्ट हो जाएंगे। और प्राथमिक स्तर पर आकृतियों का ज्ञान समझ के रूप में जीवन अनुभव से जोड़ कर देना चाहिए। जीवन अनुभव से आकृतियों का क्या होता है, ज्ञान समझ के जोड़ कर देना चाहिए। जो भी बच्चे अपने जीवन में महसूस करते हैं उससे जोड़ कर आप पढ़ाएंगे। अब इसमें पॉइंट क्या है, आकृति और स्थान में क्या आपको इम्पॉर्टेंट है उसको देखना है। मैंने 3 पॉइंट लिए हैं तो आपको बताते हैं तीनों पॉइंट। पहला पॉइंट है प्राथमिक स्तर पर आकृतियों का ज्ञान कराने के लिए सर्वप्रथम ब्लूप्रिंट की योजना बनाएं और विषय वस्तु पर विभिन्न तरीकों से कार्य करें। तो आकृतियों का आपको ज्ञान देने के लिए ब्लूप्रिंट, या आप जिसको कहते हैं कार्बन कॉपी, आप लोग देखे होंगे तो मार्केट में मिलता होगा। तो आप क्या करेंगे, उसका एक ब्लूप्रिंट बनाएंगे, या आप यूँ कहें कि ब्लैक बोर्ड पर चित्र बनाएंगे। चित्र भी ब्लैक बोर्ड पर चित्र बनाना भी क्या कहलाएगा, एक तरीके से उसका ब्लूप्रिंट ही कहलाएगा। आप गोले की आकृति बना रहे हैं ब्लैक बोर्ड पर तो क्या है, वो एक ब्लूप्रिंट है आपका। तो वही बोल रहा है कि आकृतियों का ज्ञान कराने के लिए ब्लूप्रिंट की योजना बनाएं और विषय वस्तु पर विभिन्न तरीकों से कार्य करें। दूसरा पॉइंट है अंदर बाहर, बड़ा छोटा, सबसे बड़ा सबसे छोटा, ऊपर नीचे, पास दूर सबसे पास इत्यादि अवधारणाएं आकृतियों के ज्ञान के बारे में आवश्यक है। आप आकृति बनाते हैं तो दिखाते हैं बच्चों को कि कौन सी आकृति बड़ी है। जैसे हम आपको बना के दिखा रहे हैं, क्या होता है कि आकृति अब आपके देखेंगे कक्षा आगे घर में कोई बालक होगा तो उसमें दिया जाता है कि कौन सी आकृति बड़ी है, कौन सी आकृति छोटी है। 2 आकृति बना दिया तो उसमें दिया जाता है कि छोटी आकृति पर ट्रिक करो। तो इस बच्चा क्या करता है, छोटी आकृति वाले पर ट्रिक कर देता है। तो वही बोल रहा है आपको बड़ा छोटा, सबसे बड़ा, अंदर बाहर, नज़दीक, पास, ये सब क्या है, आकृतियों के ज्ञान के बारे में आवश्यक है। देखते होंगे ऐसे 2 फिगर बना देगा और पूछता है कौन सबसे पास है और कौन सबसे दूर है। यहाँ पर दिया रहेगा लिखने के लिए कौन पास है कौन दूर है, तो आप क्या लिखेंगे, छोटा वाला सबसे पास है। तो ऐसे आपके क्या क्रियाकलाप आपके पुस्तक में बच्चों के दिया रहता है। तो वही बोल रहा है अंदर बाहर, बड़ा सबसे छोटा, ऊपर नीचे, पास सबसे दूर इत्यादि अवधारणाएं आकृतियों के ज्ञान के बारे में आवश्यक है। अगर आप आकृति के बारे में ज्ञान दे रहे हैं तो ये सब क्या है, टर्म आपको यूज करने पड़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है 3 आयामी आकृति, 2 आयामी आकृति की पहचान प्राथमिक स्तर पर वृत्त, वर्ग, आयत, त्रिभुज, बेलन, घनाभ, शंकु, गोलाकार इत्यादि को दिखाकर समझाने के लिए किया जाना चाहिए। 3 आयामी आकृति किसको बोलते हैं, 3D। 2 आयामी आकृति जिसको बोलते हैं 2D। तो 3 आयामी और 2 आयामी कौन कौन से चित्र आते हैं, तो आपका वृत्त आएगा, वर्ग आएगा, त्रिभुज आएगा, बेलन आएगा, घनाभ, शंकु, गोलाकार, ये सब आकृति क्या है 2D और 3D में आएंगे। तो इनकी आकृतियों की पहचान कराने के लिए क्या करेंगे आप उनको चित्र को दिखाकर समझाएंगे। वही पॉइंट तीसरे में जुड़ा हुआ है कि जीवन अनुभव से जुड़ी चीज़ें, माचिस की तिलियाँ क्या होता है, आपका देखेंगे तो किसका आकार बनेगा,
बेलन का आकार का ऐसा रहता है आपका, क्या होता है, माचिस की तीलियाँ होता है, तो बेलन के आकार का होता है। तो आप दिखाएंगे बताएंगे कि ऐसा बेलन होता है। संगमरमर के टुकड़े, संगमरमर के आप लोग टुकड़े देखे होंगे, ऐसा होता है, तो जिसको दिखा कर क्या बताएंगे कि ये आयत है, आयत ऐसा होता है। बोतलें, बोतलें भी आप लोग देखे होंगे, ऐसा बोतल होता है, क्या होता है, बेलनाकार होता है या क्या होता है, घना आपके आकार का होता है। तो बोतल दिखाएंगे तो आप बताएंगे क्या है, ये बेलनाकार आकृति है। अगला है ढक्कन, ढक्कन ऐसा रहता है, तो ढक्कन दिखाएंगे तो क्या होगा, ये गोला की आकृति होगा, तो ऐसे दिखाएंगे कि आप गोला ऐसे होता है। बटन भी क्या होता है, गोला होता है। और खाली माचिस की डिबिया, खाली माचिस की डिबिया कैसी होती है, ऐसी होती है। एक इसका आकृति है, आयत का आकृति है। चूड़ियाँ, चूड़ियाँ क्या होता है, गोल होता है, तो आप बताएंगे गोला ऐसा होता है, चूड़ियों के आकार का। तो क्या जो बच्चे आपको जीवन अनुभव में जो चीज़ें आपको देख रहे हैं, उससे अगर बताकर और कंपेयर करके पढ़ाएंगे तो क्या होगा, बच्चों की समझ बन जाएगी, बहुत अच्छे से उसकी बच्चे की समझ बनेगी। तो वही बोल रहा है कि जीवन अनुभव से जो भी उनके जीवन अनुभव में जो चीज़ें, जो आकृति जुड़ी हुई हैं, उनसे जोड़कर आप क्या करेंगे, 2D और 3D आकृतियों की जानकारी देंगे। तो आप आकृति और स्थान को ध्यान से पढ़िएगा, इसमें से भी एक क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट हेडिंग है 1 से 9 तक की संख्याओं की समझ विकसित करना। अब प्राथमिक स्तर पर 1 से 9 तक संख्याओं को कैसे बताएंगे या कैसे उनको जानकारी देंगे, उसके बारे में आपको पढ़ना है। तो पहला पॉइंट है, प्राथमिक स्तर पर 1 से 9 तक की संख्याओं का समझ बनाने के लिए निम्नलिखित कार्य अनिवार्य हैं। 1 से 9 तक संख्याओं को विकसित करने के लिए क्या क्या आपको कार्य करने पड़ेंगे। तो पहला पॉइंट है क्रमबद्धता एवं व्यवस्था। तो गिनती का ज्ञान कैसे देते हैं, क्रमबद्ध तरीके से देते हैं और एक व्यवस्था से देते हैं। 1 से 9 तक क्या 1 2 3 ये क्या एक क्रमबद्ध तरीके से होता है। तो क्या आप गिनती का ज्ञान कैसे देंगे, क्रमबद्ध तरीके से देंगे। ये नहीं 1 बोलो पहले फिर 5 बोलो, 1 का ज्ञान देंगे तो डायरेक्ट 5 का ज्ञान तो देंगे नहीं, आप क्या देंगे, एक तरीके से या एक क्रम में देंगे। तो वही बोल रहा है पहला पॉइंट, क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित क्या होता है, आपका अंक होता है। दूसरा पॉइंट है 1 से 1 का मेल या 1 1 की संगतता। आप लोग देखे होंगे प्रश्न अभ्यास में क्या होता है, एक ऐसे लिखा रहता है, एक इधर भी लिखा, एक इधर भी लिखा रहता है। यहाँ पर 2 दिया है, यहाँ पर 3 दिया है, यहाँ पर 4 दिया है, यहाँ पर 5 दिया है। तो बोलता है 1 से 1 को मिलाओ, 1 से 1 बच्चा मिलाता है। 2 से 2 को मिलाओ, 2 यहाँ पर ऑप्शन होता है 2 से 2 को मिलाता है। 3 से 3 को मिलाओ तो 3 से 3 को मिलाता है। 4 से 4 को मिलाओ तो 4 से 4 को मिलाता है। तो ऐसे क्या होता है, 1 1 की संगतता के अनुसार क्या करते हैं, आप बच्चों को गिनती का ज्ञान देते हैं। तो वही दूसरा पॉइंट है 1 से 1 का मेल या 1 1 की संगतता। तीसरा पॉइंट निश्चित समूह, आप निश्चित समूह बनाते हैं। अगर यहाँ पर 2 का समूह है, 2 वस्तु है, तो इधर भी 2 वस्तु बनाते हैं, उससे क्या करते हैं, आप मिलान करवाते हैं। तो इससे बच्चा क्या होता है, समूह का भी ज्ञान होता है। तीसरा है एक समान या एक जैसी चीज़ों का मिलान, एक समान या एक चीज़ों जैसी मिलान। एक यहाँ पर चिड़िया बना देंगे, एक यहाँ पर चिड़िया बना देंगे, तो आप बोलें या 2 जानवर यहाँ पर बना देंगे, 2 जानवर यहाँ बना देंगे। तो आप क्या करेंगे, बच्चों एक जानवर से एक जानवर को मिलाओ, तो एक चिड़िया से एक चिड़िया को मिलाओ, तो 1 से 1 को मिलाएगा, 2 से 2 को मिलाएगा। तो इससे क्या होता है, एक समान या एक जैसी चीज़ों का मिलान करना सीख जाता है। तीसरा है एक जैसी चीज़ों को छांटना और उनकी वर्गीकरण करना। बच्चा जानता है कि पक्षी कैसा होता है, जानवर कैसा होता है, तो उनको क्या करता है, छाट भी लेता है और उनका वर्गीकरण करके उनको मिला भी देता है। तो वही बोल रहा है एक जैसी चीज़ों का छांटना और उनका वर्गीकरण करना सिखाएंगे आप। इसके बाद है मौखिक वाचन प्लस लिखित रूप। गिनती का ज्ञान कैसे कराएंगे, पहले बच्चों को पढ़वाते हैं गिनती 1 से 10 तक, 10 से 20 तक, 20 से 30, 40, 50, 1 से 100 तक। तो क्या करते हैं आप, पहले इसका मौखिक वाचन कराते हैं। जब मौखिक बोलना सीख जाते हैं, मौखिक पढ़ना सीख जाते हैं, तो क्या करते हैं आप, बच्चों को लिखवाते हैं गिनती 1 से 10 तक, 10 से 20, ऐसे करके क्या करते हैं आप, गिनती का ज्ञान देते हैं। तो गिनती को कैसे सिखाएंगे, पहले मौखिक करवाएंगे, इसके बाद क्या कराएंगे, लिखित कराएंगे। ये नहीं कि पहले लिखित करवाएंगे इसके बाद मौखिक करवाएंगे। तो ऐसे ही ऑप्शन में रहेगा आपको मौखिक, इसके बाद लिखित। नेक्स्ट पॉइंट है 1 1 की संख्या के द्वारा कम और अधिक का ज्ञान देना। अब बच्चों को कम और अधिक का ज्ञान कैसे देंगे, जैसे 4 है, 4 डंडा यहाँ बना लेंगे, इसको लिख देंगे 4, और यहाँ पर 5 कर देंगे, 3 4 5, ये हो गया 5। तो आप बताएंगे कि 4 है वो 5 से क्या है, छोटी संख्या है। या यूँ कहें कि 5 जो है
4 से क्या है, बड़ा है। कैसे बड़ा है तो आप दिखाएंगे उनको, या 4 गोली लेंगे तो गोली गिन कर भी दिखा देंगे और 5 गोली भी गिन के दिखा देंगे, या 4 डंडे लेंगे छोटे छोटे और 5 डंडे लेंगे तो गिन के दिखा देंगे, देखो बच्चों ये 5 डंडा है, ये 4 डंडा है, तो दोनों में से कौन बड़ा हो गया, तो बता देंगे बच्चे कि 5 बड़ा है। तो ऐसे करके क्या करेंगे, आप एक एक संख्या की कंपेयर करके एक एक संख्या के द्वारा कम और अधिक का ज्ञान देंगे। आगे चलते हैं। एक वस्तु के साथ एक संख्या, एक वस्तु कोई है तो उसके साथ एक संख्या लगाएंगे, 2 वस्तु है तो उसके आगे 2 लिखेंगे। ऐसे क्या होगा, बच्चा क्या होता है, वस्तु देखता है तो और वो गिनती भी करता है। 2 बॉल है, यहाँ पर 2 बॉल ले लेंगे और वहाँ उसके सामने लिख देंगे 2। 3 ले लेंगे तो उसके सामने लिख देंगे 3। ऐसे क्या है, बच्चा वस्तु देखता है और संख्या देखता है तो क्या करता है, ऐसे सीख जाता है। तो वही बोल रहा है, एक वस्तु के साथ एक संख्या। नेक्स्ट पॉइंट है, गिनती को परिवेश के साथ जोड़ना। अब गिनती कैसे सिखाएंगे उनको, परिवेश के साथ जोड़ के। जैसे बच्चा अपने गांव में या घर पे क्या होता है, बॉल खेलता है या गोली खेलता है तो गोली लेंगे 3 गोली, फिर 3 गोली ले लेंगे। तो बच्चे से पूछेंगे 3 और 3 कितनी गोलियां हो गया, तो बताएगा 6 हो गया। तो आप क्या करेंगे, ऐसे उनको परिवेश से जोड़ कर पढ़ाएंगे। जो बच्चा परिवेश में खेल खेलता है उसे जोड़ कर पढ़ाएंगे तो ज़्यादा सीखेगा। अगला पॉइंट है, उच्च स्वर गिनती का मौखिक वाचन। गिनती को क्या करते हैं, उच्च स्वर में बच्चों क्या करते हैं, क्लास में मौखिक वाचन करवाते हैं। 1 से 100 तक गिनती बच्चों को क्या करते हैं, पढ़वाते हैं। एक बच्चा पढ़ता है तो उसके पीछे पीछे सारे बच्चे क्या होते हैं, बोलते हैं। तो वही बोल रहा है, उच्च स्वर में गिनती का मौखिक वाचन करवाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, वस्तुओं के एकत्रीकरण के द्वारा गिनती का ज्ञान। वस्तुओं के एकत्रीकरण, जैसे बचपन क्या होता है, बच्चे क्या होते हैं, उनको जो चीज़ प्यारी रहती है उनका क्या करते हैं, कलेक्शन करते हैं या एकत्रीकरण करते हैं। तो बच्चा सिक्के बटोर रहा है तो क्या है, सिक्के बटोर रहा है तो उस सिक्के का एकत्रीकरण करेगा तो उससे पूछेंगे कितना सिक्का लिए हो, तो बता देगा हम 4 सिक्के लिए या 5 सिक्के लिए। तो वस्तुओं के एकत्रीकरण के द्वारा भी क्या होता है, गिनती का ज्ञान होता है। दूसरा पॉइंट है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, डाट या बिंदु के द्वारा गिनती का ज्ञान। आप लोग देखे होंगे बुक आती है जो ऐसे ऐसे करके क्या होता है, 1 लिखा रहता है तो उसको क्या बताएंगे 1 है, ऐसे फिर ऐसे करके क्या दिया रहता है 2 है, ऐसे ऐसे करके क्या लिखा रहता है 3 है। तो आप बच्चों को बताएंगे क्या है, इसको आप लोग इसको पेंसिल से इसको कलर करो या इसको ऐसे लिखो, ऐसी बात क्या करो, इसको बोलो। ऐसे क्या बच्चा सीख जाता है। डाट या बिंदु के द्वारा भी गिनती का ज्ञान होता है। नेक्स्ट है, कार्ड के द्वारा गिनती का ज्ञान। कार्ड के द्वारा बच्चा क्या होता है, छोटे बचपन में क्या करते हैं, कार्ड इकट्ठा करते हैं। हीरो हीरोइन या जो उनको प्यार होता है उनमें क्या करते हैं, कार्ड इकट्ठा करते हैं। तो उससे भी क्या होता है, गिनती सीखते हैं। अब जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, नेक्स्ट नोट 1, बच्चों को शून्य का ज्ञान 1 से 9 तक की संख्याओं के समझ के बाद ही देनी चाहिए तथा उस स्थिति में देना चाहिए जब बालक जोड़ना या घटाना जानता हो। तो शून्य का ज्ञान देता है विकल्प में, शून्य का ज्ञान कब देना चाहिए, तो ऐसे विकल्प में जो दिया है ऐसे विकल्प में लिखा रहता है 1 से 9 तक की संख्याओं की समझ के बाद दिया जाता है। तो आपका विकल्प यही सही हो जाएगा, 1 से 9 तक संख्याओं को पहले परिचित करा देंगे, इसके बाद आप शून्य का ज्ञान कराएंगे। क्योंकि बच्चा जब जोड़ सिखाते हैं आप, यहाँ पर 40 है, यहाँ पर 25 है, तो जोड़ता है तो बताएंगे कि जीरो क्या होता है, जीरो का जोड़ में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ऐसे क्या करेगा, 5 कर देगा, 4 तो 6 कर देगा। तो ऐसे क्या करेंगे, बच्चा सीखेगा कि हमें पहले एक गिनती का ज्ञान हो जाएगा, इसके बाद क्या करना है, जीरो का ज्ञान देना है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। जितना मैंने बताया है उसको 2 बार आप लोग देखेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। दोस्तों बहुत लेक्चर इंपॉर्टेंट है, इसको 2 बार देखिएगा। इसके बाद क्या करेंगे, आप लोग प्रश्न लगाएंगे, प्रैक्टिस लगाएंगे, जो प्रीवियस ईयर में पेपर हुआ है उसको लगाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। केवल पढ़ने से कुछ नहीं होता है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा तब ज़्यादा समझ में आएगा। अगर हमारे चैनल पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, रंजीत स्टडी वर्ल्ड को। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल रंजीत स्टडी वर्ल्ड पर क्वेश्चन भेजिए, आपका जवाब तुरंत दिया जाएगा। तो प्रैक्टिस करिए, कोई क्वेश्चन आपको फंसता है तो तुरंत हमारे टेलीग्राम चैनल पर मैसेज करिए, हम उसका आपको विकल्प बताएंगे और व्याख्या भी करेंगे। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे रंजीत स्टडी वर्ल्ड, सभी लोग सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।